दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, उपराष्ट्रपति का चुनाव एनडीए के लिए और साथ साथ मोदी शाह की जोड़ी के लिए एक लिटमस टेस्ट बनता जा रहा है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन जीतेगा, कौन हारेगा? क्या सुदर्शन रेड्डी साहब उपराष्ट्रपति बनेंगे या फिर सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बनेंगे? इससे ज्यादा रुचि लोगों को इस बात में है कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव पार्ट 2 तो नहीं हो जाएगा? क्या ये रूडी वर्सेस बालियान की जंग में जिस प्रकार से बीजेपी की गुजरात लॉबी को मात हाथ लगी थी, क्या वो खेल तो यहां नहीं हो जाएगा? या फिर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के अंदर सांसदों के बीच जो 11 साल से एक तरह से आदेश मानने जैसी स्थिति थी कि आला कमान के सामने नतमस्तक होना ही पार्टी के धर्म का पालन करने के लिए, अनुशासन का पालन करने के लिए जरूरी माना जाता था, क्या उस जद्दोजहद से निकलने के लिए एक स्वर्णिम अवसर तो नहीं बन गया है? कई सारे सवालों का जवाब 9 सितंबर को मिलने जा रहा है। और 9 सितंबर को क्या होगा, इसके लिए कल से यानी 5, 6, 7 और 8 तारीख ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगले 100 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार क्या बची रहेगी या नरेंद्र मोदी सरकार के लिए तीसरा कार्यकाल पूर्ण कर पाना असंभव सा हो जाएगा। दरअसल सांसदों के बूते सरकार बनती है, सांसदों के बूते उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है और सांसदों पर नियंत्रण के सहारे ही मौजूदा दौर में सत्ता को सुरक्षित बनाए रखना एकमात्र फॉर्मूला माना जाता है और संसदीय व्यवस्था में यही फॉर्मूला सर्वमान्य फॉर्मूला है भी। पहले एक तिहाई का दल बदल कानून था, उसके पहले दल बदल कानून था ही नहीं। दल बदल कानून जब नहीं था तब फुटकर दल बदल होता था। एक तिहाई का दल बदल कानून जब आया तब दल बदल की व्यवस्था देखने को मिली। लेकिन जब से 2 तिहाई दल बदल का कानून आया उसके बाद से तो यह तय हो चला कि हर दल में आला कमान कल्चर होगा। हर दल का आला कमान एक रिंग मास्टर की तरह व्यवहार करेगा और सांसदों को उस रिंग मास्टर का आदेश मानने के लिए या विधानसभा में विधायकों को उस रिंग मास्टर का आदेश मानने के लिए या तो बाध्य होना होगा या फिर जांच एजेंसियों के दबाव में, जिस प्रकार से महाराष्ट्र में शिवसेना के विधायक गुवाहाटी गए थे, उस तरह के गुवाहाटी मॉडल की तरह एक फोर्स्ड बगावत यानी एक बलपूर्वक बगावत की गुंजाइश बनानी होगी। भारतीय जनता पार्टी में बलपूर्वक बगावत की बात तो छोड़ दीजिए, क्योंकि आरएसएस की संघ की जो व्यवस्था है, संघ की जो ट्रेनिंग है, उन सब पर यदि आप नजर डालें तो साफ जाहिर हो जाता है कि वहां तो सर उठाने की इजाजत नहीं होती। डिसेंट वॉइस यानी असहमति की आवाज को सार्वजनिक तौर पर प्रकट करना ही अनुशासनहीनता का पर्याय माना जाता है। तो ऐसे में भला संघ से ट्रेनिंग लेकर आए हुए लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ बगावत कैसे करेंगे? स्वाभाविक है कि नहीं करेंगे। और तब तक नहीं करेंगे जब तक गुजरात लॉबी के हाथ में जांच एजेंसियों का पूरा कंट्रोल है। लेकिन उपराष्ट्रपति का चुनाव या राज्यसभा का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव एक ऐसा चुनाव होता है जिस चुनाव पर कोई पार्टी व्हिप काम नहीं करता। पार्टी व्हिप यानी जिसके माध्यम से दलीय अनुशासन में बंधा रहना जरूरी हो जाता है। अब यहां दलीय अनुशासन जैसी कोई व्यवस्था संविधान ने बना रही रखी है। यहां अंतरात्मा के आवाज पर वोट डालने की पूरी आजादी है। दल सिर्फ अपने दल या गठबंधन, पार्टी या गठबंधन, ये सिर्फ अपने सांसदों से अपेक्षा रख सकते हैं कि जिस कैंडिडेट को उन्होंने खड़ा किया है या जिस कैंडिडेट को वो जिताना चाहते हैं, उस कैंडिडेट के पक्ष में उनके समर्थक लोग मतदान करें। लेकिन क्या वाकई वो स्थिति है कि उनके समर्थक लोग उनके पक्ष में मतदान करने के लिए राजी हो जाए? कई सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें सीपी राधाकृष्णन जो मोदी शाह के उम्मीदवार माने जाते हैं, मोटे तौर पर जो गुजरात लॉबी के उम्मीदवार माने जाते हैं, उन्हें 427 सांसद जो एनडीए के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं, कहा जा रहा है कि उनमें से बड़ी संख्या में सांसद उनके खिलाफ जा सकते हैं। उनकी जीत की संभावित जीत की मार्जिन कम हो सकती है और जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में दिखा था वो खुलकर सामने दिख सकता है। सीपी राधाकृष्णन की भी यदि बात करें तो सभी जानते हैं कि ये मोदी शाह के द्वारा चुने गए कैंडिडेट हैं। जगदीप धनखड़ ने शुरुआती दौर में जिस प्रकार से सत्ता के सामने नतमस्तक होने जैसी व्यवस्था अपनाई, जिस प्रकार से विपक्षी सांसदों से वो लगातार टोका टाकी करते रहे, जिस प्रकार से मास एक्सपल्सन उन्होंने राज्यसभा में किया,
एक साथ कई विपक्षी सांसदों को निलंबित करने का काम किया। उसके बाद से सत्ता जैसा चाहती है आसन वैसा ही व्यवहार करे, ये मंशा के साथ राज्यसभा के सभापति का चुनाव यदि संपन्न कराया जाए तो सभी जानते हैं कि सिस्टम क्या चाहता है, सत्ता क्या चाहती है। सत्ता वही चाहती है जो राज्यसभा में सदन के नेता की गद्दी पर बैठकर, उस कुर्सी पर बैठकर जेपी नड्डा एक तरह से अध्यक्ष या सभापति वाली भूमिका का निर्वाह करते हुए कहते हैं नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड, यानी कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर वो बोलते हुए दिखाई देते हैं, तो साफ जाहिर होता है कि आसन पर भी वैसा ही व्यक्ति तो सत्ता को नहीं चाहिए जो जेपी नड्डा या भाजपा के नेताओं के इशारों को समझ सके और क्या रिकॉर्ड में जाएगा क्या नहीं जाएगा ये सत्ता की मर्जी के हिसाब से तय करे। जगदीप धनखड़ जब चुनाव लड़े थे, उपराष्ट्रपति का चुनाव 2022 में, उस वक्त लगभग 75% सांसदों ने जगदीप धनखड़ का समर्थन किया था। लेकिन वो साल दूसरा था, बीजेपी खुद ही लोकसभा में 300 पार थी। ये साल दूसरा है जब बहुमत के आंकड़े से 31 ज्यादा बीजेपी के पास थे, 272 से 272 बहुमत का आंकड़ा है, उससे 31 ज्यादा सांसद लोकसभा में ही बीजेपी के पास थे। आज 32 कम बहुमत के आंकड़े से बीजेपी नीतीश नायडू की बैसाखी पर चलती हुई दिख रही है। तो सवाल यह उठता है कि सीपी राधाकृष्णन के वोटों में लोगों की इतनी दिलचस्पी आखिर बनी क्यों हुई है। सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में जो 427 के करीब सांसद बताए जाते हैं, उसमें 325 से ज्यादा सांसद तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, 240 लोकसभा के और बचे हुए राज्यसभा के। अब भारतीय जनता पार्टी के सांसदों में क्या क्रॉस वोटिंग होगी? क्रॉस वोटिंग के पीछे कौन कौन सी संभावना है और कौन कौन से फैक्टर है, आइए जरा उन्हें जांच लेते हैं। मोदी शाह की ग्रिप बीजेपी के ऊपर कमजोर पड़ रही है, यहां तक कि गुजरात के सांसदों के ऊपर कमजोर पड़ रही है। डिनर डिप्लोमेसी चल रही है, सांसदों से हालचाल पूछा जा रहा है। और जब से राजीव प्रताप रूडी ने शाह के उम्मीदवार संजीव बाल्यान को शिकस्त दी है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में, जिस प्रकार से भाजपा के सांसदों और पूर्व सांसदों ने आलाकमान की मर्जी के खिलाफ जाकर रूडी को जिताया, उसके बाद आलाकमान के कहीं ना कहीं पसीने आ रहे हैं बीजेपी आलाकमान को। हालचाल बीजेपी में सांसदों का पूछा जाए, मोदी शाह के दौर में क्या आपने कभी कल्पना भी की थी कि सांसदों का हालचाल पूछा जाएगा? यहां तो आदेश देने जैसी व्यवस्था थी, अब हालचाल पूछा जा रहा है। लेकिन हालचाल सब ठीक ठाक है या ठीक ठाक नहीं है, इसका अंदाजा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में जब दिख गया, ट्रेलर वहां दिख गया, तो इंटरवल के पहले की फिल्म क्या उपराष्ट्रपति चुनाव में दिखने जा रही है। कई सारे ऐसे बीजेपी सांसदों के ग्रुप हैं जो अलग अलग कारणों से क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, जिसकी चर्चा लुटियंस दिल्ली में काफी है। और उन ग्रुप्स की यदि बात करें, एक ग्रुप वैसे सांसदों का है जिन्हें लगता है कि उन्हें मंत्री बनना चाहिए था लेकिन मंत्री नहीं बनाया गया। एक वो ग्रुप है जिन्हें लगता है कि मोदी शाह के दौर में उनका कल्याण नहीं हो सकता। दूसरा ग्रुप वो है जिन पर 75 प्लस की एक तलवार लटक रही है कि उनको अगली बार टिकट नहीं मिलेगा। तो जब अगली बार टिकट ही नहीं मिलना है तो आखिर मोदी शाह के साथ अनचाही लॉयल्टी, अनचाही निष्ठा को प्रदर्शित करने का फायदा ही क्या है। अब तो बात गई रात गई, 2024 में किसी तरह टिकट मिल गया, आगे मिलना नहीं है और ये व्यवस्था, ये निजाम रहेगा तब तो हरगिज नहीं मिलना है, तो क्यों इस निजाम के आदेश को माना जाए। एक वैसे सांसदों का भी ग्रुप है, एक वैसे सांसदों का भी ग्रुप है जो महाराष्ट्र से आता है या झारखंड से आता है, भले ही वो एनडीए में है, लेकिन जहां राज्यपाल के तौर पर सीपी राधाकृष्णन रहे हैं, वहां चाहे एकनाथ शिंदे ग्रुप के सांसद हो या कुछ हद तक बीजेपी के भी सांसद हो, उन्हें भी सीपी राधाकृष्णन के व्यवहार से कहा जा रहा है कि बहुत दिक्कतें रही है, उनके कामकाज के तौर तरीकों से दिक्कतें रही है। और कुछ सांसद तो ऐसे भी हैं जिन्हें या तो वसुंधरा राजे के द्वारा नियंत्रित किया जाता है या भारतीय जनता पार्टी के दूसरे ऐसे नेता जो आलाकमान कल्चर और गुजरात लॉबी से नाराज है, मसलन बीएस येदियुरप्पा, मसलन योगी आदित्यनाथ का भी जिक्र लोग कर सकते हैं, मसलन देवेंद्र फडणवीस। ऐसे सांसदों का भी एक ग्रुप है जो कहीं ना कहीं मोदी शाह के ग्रिप से बाहर भारतीय जनता पार्टी में नए निजाम की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा है। उसे भी लगता है कि इस अवसर को चूकने नहीं देना है और यहां पर आलाकमान को, भाजपा के मौजूदा आलाकमान को, गुजरात लॉबी को उसकी राजनीतिक हैसियत दिखा देनी है।
तो इस हालात में यदि 35, 40 या 50 वोट कम हो गए तो फिर होगा क्या? स्वाभाविक है कि नरेंद्र मोदी के लिए लोकसभा को चला पाना मुश्किल होगा। नरेंद्र मोदी के लिए इस सत्ता में अपने बहुमत को लेकर, बहुमत के आंकड़े को लेकर नीतीश नायडू पर निर्भरता को और ज्यादा बढ़ाना और उनकी बार्गेनिंग पावर के सामने सरेंडर करना एक राजनीतिक नियति बन जाएगी। और फिर इन सब से निकलने का जो एकमात्र रास्ता दिखेगा वो लोकसभा को ही बीच में भंग कर नए चुनाव की तरफ आगे बढ़ना, ताकि बगावत या संभावित बगावत की जो पृष्ठभूमि यदि तैयार होती दिखे तो उसे खत्म कैसे किया जाए। या इस लोकसभा में बिहार चुनाव के बाद जो कहा जा रहा है कि नायडू, नीतीश और एकनाथ शिंदे, यहां तक कि चिराग पासवान, जयंत चौधरी भी अपनी नई राजनीतिक भूमिका तलाश सकते हैं इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर किसी तीसरे मोर्चे की सरकार या कांग्रेस के किसी नेता के नेतृत्व में वैकल्पिक सरकार की भूमिका में अपने लिए मलाईदार पद या अपनी बार्गेनिंग पावर को ज्यादा बड़ी बनाने के लिहाज से नया राजनीतिक खेल खेल सकते हैं। उस संभावना को खत्म करने के लिए लोकसभा को भंग करना एकमात्र विकल्प मोदी शाह के लिए हो सकता है। कई सारी परिस्थितियां हैं, कई सारे हालात बने हुए हैं और मोदी शाह के लिए जिस प्रकार से दिनों दिन चुनौती बढ़ती जा रही है उसमें अब भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के भीतर जो आला कमान का डर खत्म हो रहा है। आला कमान कल्चर को धता बताने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में रूढ़ी बनाम बाल्यान को की शिकस्त को जिस प्रकार से आला कमान कल्चर को चुनौती के रूप में देखा गया, अब उसका पार्ट 2 खेलने की तैयारी 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव में जो दिख रही है उसका अंतिम परिणाम क्या होगा। जगदीप धनखड़ के बारे में तो तमाम खबरें चल रही है कि वो केंद्र में वैकल्पिक सरकार के लिए प्लॉट तैयार कर रहे थे, नायडू नीतीश को उकसा रहे थे, किसी उद्योगपति के माध्यम से बड़ी तैयारी करा रहे थे। लेकिन जिस प्रकार की परिस्थितियों में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और उसके बाद नए उपराष्ट्रपति चुनाव की नौबत बिहार चुनाव के पहले और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव के बाद आकर खड़ी हो गई, उसके बाद बैक टू बैक 3 चैलेंजेस यदि मोदी शाह को झेलने पड़े तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी सरकार की क्या स्थिति बनी हुई है। पहला चैलेंज जिसकी उम्मीद नहीं थी कि निशिकांत दुबे जैसे सांसद कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में 25 साल से काबिज लोगों के ऊपर या रूढ़ी की लॉबी के ऊपर दलाल जैसे शब्दों का प्रयोग करते हुए नजर आए, बावजूद इसके बालियान की जीत नहीं हुई और रूढ़ी कैंप ही चुनाव जीत गया। उसके बाद उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर कैंडिडेट सिलेक्शन में माथापच्ची, उसके बाद आंध्र प्रदेश की राजनीति में जगन मोहन रेड्डी से लेकर चंद्रबाबू नायडू के सांसदों के मन में जो दुविधा की स्थिति है, इसलिए भी दुविधा की स्थिति है क्योंकि पार्टी व्हिप जारी कर नहीं सकती। अंतरात्मा की आवाज पर सीक्रेट बैलेट में कौन किसको वोट दे गया इसकी पक्के तौर पर गारंटी ली नहीं जा सकती। फिर सवाल यह है कि अनुशासन का डंडा चलेगा तो किसके ऊपर चलेगा। और इन सारे सवालों के बीच बिहार चुनाव के बाद नीतीश कुमार की भूमिका क्या होगी, ये जब अलग से सवाल बना हुआ है तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव मोदी सरकार की प्रतिष्ठा के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कॉन्ट्राडिक्शंस की स्थिति को कैसे देखेंगे। पर्ची से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री चुनते हुए आप सबने देखा। जो प्रक्रिया गुजरात में विजय रूपाणी को हटाने के वक्त अपनाई गई वो दूसरे राज्यों में भी उसका विस्तार देखा गया। वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री नहीं बनी, शिवराज सिंह चौहान को बड़ी जीत दिलाने के बावजूद अगला कार्यकाल नहीं मिला, रमन सिंह कार्यकाल पाने की जगह, मुख्यमंत्री का कार्यकाल पाने की जगह विधानसभा अध्यक्ष के कार्यकाल से संतुष्ट होने पर मजबूर हो गए। तो इन सारे हालातों को यदि एक तरफ रख कर देखें तो जरा नरेंद्र सिंह तोमर का हश्र भी देख लीजिए कि केंद्रीय मंत्री से विधायक और राज्य सरकार में शिफ्ट होने के बाद उन्हें कैसा लग रहा होगा। तो किसे कैसा बीजेपी में लग रहा है। एक रिंग मास्टर के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी चले, एक रिंग मास्टर के इशारे पर जांच एजेंसियों के माध्यम से लोकतंत्र को जांच तंत्र बनाकर सत्ता को अस्थायी बनाने की प्रक्रिया को और ज्यादा मजबूत किया जाए और उन सब से आगे बढ़कर विपक्ष के साथ यदि भारतीय जनता पार्टी के असंतुष्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में जाकर जुड़ सकते हैं तो उपराष्ट्रपति चुनाव में तो व्हिप जैसी कोई बात ही नहीं है, फिर वहां भला क्यों नहीं जुड़ सकते। सबकी निगाहें दरअसल जीत हार पर रही,
सबकी निगाहें इस बात पर है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने गुजरात लॉबी के सामने शीश नवाना छोड़ दिया है, या अभी भी गुजरात लॉबी भारतीय जनता पार्टी पर अपना होल्ड, अपनी हुकूमत बरकरार रखे हुए है। इसी का टेस्ट उपराष्ट्रपति चुनाव में है। 427 सीटें जिसके पास है, 782 टोटल वोट है, 782 में जिसके पास 427 है, उसके हार की कल्पना दूर दूर तक नहीं कर सकते। लेकिन यदि कल्पना करें कि वोटों की संख्या 370-80 पर आकर टिक जाती है, वोटों की संख्या यदि 390-95 या 400 तक टिक जाती है, तो उस परिस्थिति में ये 30-40 वोट कहां गए, वो कौन लोग थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, ये सवाल मोदी शाह की सत्ता की स्थिरता को तय करेगा। क्योंकि सत्ता तो दिन रात इसी माथापच्ची में होगी कि आखिर क्रॉस वोटिंग लोकसभा वालों ने की या राज्यसभा वालों ने की, और यदि लोकसभा वालों ने की तो सरकार का बहुमत खतरे में है। सरकार का बहुमत खतरे में है तो क्या वैकल्पिक सरकार बनाने की परिस्थितियों को बिहार चुनाव के बाद उसकी जमीन तैयार होने का मौका दिया जाए, या इस लोकसभा को विसर्जित कर दिया जाए, मध्यावधि चुनाव की तैयारी में चला जाए। ये सारी परिस्थितियां उस मौके पर आकर सितंबर 2025 में तब खड़ी हो गई हैं जब उपराष्ट्रपति चुनाव के 2 दिनों के बाद मोहन भागवत 75 साल पूरे कर रहे हैं, और 8 दिनों के बाद 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल पूरे कर रहे हैं। तो क्या आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के मार्गदर्शक मंडल में अब नरेंद्र मोदी की एंट्री अवश्यंभावी हो चली है? और क्या उस एंट्री को रोकने या उसको बरकरार रखने या उस एंट्री की संभावना को भी निरस्त करने के लिए उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपनी ताकत का प्रदर्शन सत्ता के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है? कई सारे सवालों का जवाब सीपी राधाकृष्णन को मिलने वाले वोटों से तय होना है। कई सारे सवालों का जवाब बिहार चुनाव के पहले उस वक्त तय होना है जिस वक्त लोग ये सोच रहे हैं कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की बैसाखियों की बजाय अपनी सरकार कब बना पाएगी, और उसके पहले ही सिर मुड़ाते ही ओले पड़े कि जो स्थिति कॉन्स्टिट्यूशन क्लब चुनाव में पड़ी, उसकी अगली बिसात यदि उपराष्ट्रपति चुनाव में दिख गई तो कौन सा मुंह लेकर, कौन से अनुशासन की बात करते हुए, कौन से संगठन और पार्टी विद द डिफरेंस की बात करते हुए बिहार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जाएगी? जब अपने सांसद ही नियंत्रण में नहीं रहेंगे तो आखिर कौन सा चुनाव और कौन सा मुंह लेकर बीजेपी बिहार में जाएगी? ये सवाल भी बीजेपी नेतृत्व को लगातार परेशान किए हुए है। तभी जाकर सांसदों की मनुहार का दौर जारी है, वरना कौन सोच सकता था कि मोदी शाह के दौर में मनुहार शब्द का इस्तेमाल, अनुनय विनय शब्द का इस्तेमाल भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर बीजेपी के लोगों के लिए होगा। देखा तो यही जा रहा था कि रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट मंत्री बन रहे हैं और भाजपा के लिए बरसों से काम करके अपना जीवन खपा देने वाले लोग दरी बिछाते ही रह जा रहे हैं। बड़े बड़े मंत्रालय, अलग अलग तरह के ब्यूरोक्रेट जो सत्ता की चापलूसी करके किसी प्रकार से गुजरात लॉबी के टच में आ गए, उनके साथ उनके संबंध विकसित हो गए, और उसके बाद बड़े बड़े मलाईदार मंत्रालय लेकर बैठ गए। और कहीं कहीं तो यह भी देखा गया कि जांच एजेंसियों का प्रेम पत्र पाने के बाद, ईडी का प्रेम पत्र पाने के बाद कोई कांग्रेस छोड़कर भाजपाई बन गया और मुख्यमंत्री भी बन गया, तो कोई विधानसभा में विपक्ष का नेता भी बन गया। ये सब देखा गया। तो भाजपा और संघ के कैडर के सामने और उस हालात में जिस प्रकार की परिस्थितियों में बीजेपी दिख रही है, वहां आज की परिस्थितियों में सुदर्शन रेड्डी मुद्दा नहीं है, सीपी राधाकृष्णन भी उतना बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा दरअसल मोदी शाह की कार्यशैली, उनका नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उनकी 2014 से 24 वाली पकड़, और उन सब से आगे क्या पीढ़ीगत बदलाव, जनरेशनल शिफ्ट भारतीय जनता पार्टी में अब अवश्यंभावी हो चला है। इन सब सवालों का एक झटके में पूरी तरह से या आंशिक तौर पर जवाब 9 सितंबर के उपराष्ट्रपति चुनाव में मिलने जा रहा है। तो इंतजार कीजिए, देखते हैं कि गुजरात लॉबी अपना होल्ड बरकरार रख पाती है या भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी वही स्थितियां उत्पन्न होती है जो 2005 में उमा भारती ने मीडिया के कैमरे के सामने भाजपा आलाकमान के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया, जिस प्रकार से दिल्ली के कथित गैंग ऑफ फोर को निशाना बनाने की कोशिशें की, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन कैमरे के सामने तार तार होता नजर आया, क्या अब कैमरे के पीछे तार तार होने की जो स्थिति बनी हुई है, उसका सार्वजनिक प्रदर्शन
परिणामों के माध्यम से उपराष्ट्रपति चुनाव में होगा। देखते हैं होता क्या है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।